अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। इन दिनों निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ UN जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। साइड लाइन्स पर उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और हो भी रही हैं, और एक मुलाकात अहम जो उनकी साइड लाइन्स पर न्यूयॉर्क में हुई वो थी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यकीनी तौर पर उसमें जो निगरान वज़ीर आज़म हैं बड़ा गर्मजोशी से जो MD हैं IMF की उनके साथ हैंडशेक वो कर रहे हैं, और उसके बाद जो MD हैं IMF की उन्होंने एज यूजुअल माजी में भी वो ये कहती रही हैं हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अमीरों पर टैक्स आयद करें, यानी कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लें और जो गरीब तबका है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन ज़ाहिर है कि ईजियर सेड देन डन। तो शहबाज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्वियसली जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, और अभी भी पाकिस्तान को कई मुश्किल मनाजिल जो है वो तय करनी है, जो $3 बिलियन का ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, आगे रिव्यू भी आना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास क्या सेंस है कि ये जो मुलाकात हुई है उसमें IMF का मुझे लगता है कि मैसेज वही बड़ा कंसिस्टेंट है कि डोंट गेट डी ट्रैक, जो आपको हमने लाइन दी है उसको फॉलो करते रहें। और रही बात कि अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करें, कहने को तो बड़ा ये आसान सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसको अगर इम्प्लीमेंट करने जाएं तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए, जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी वो इस बैकग्राउंड में हुई थी जो पाकिस्तान में ओवरऑल इन्फ्लेशन की सूरत हाल बन गई है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा IMF का सामने आ चुका है कि अगर आपने कोई रिलीफ देनी थी जो हुकूमत अब शायद नहीं देने जा रही, तो फिर आपको गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, चोरी के अगेंस्ट क्रैकडाउन करना पड़ेगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जो ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट आई है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF, उनमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि ठीक है, हम जो मुश्किल हालात हैं, लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ऑन ट्रैक रहना पड़ेगा। और ये बात इस मुलाकात से पहले ही हमने आपको बता दी थी अपने कि जी जिस तरीके से और जितनी मुश्किल से जुलाई में IMF ने ये जो कर्जा था वो मंजूर किया था, उसके बाद अब पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है कि वो कोई भी इसके अंदर कोई रिलीफ मांग सके, कोई रिलैक्सेशन मांग सके। द ओनली ऑप्शन दैट पाकिस्तान हैज राइट नाउ इज टू इम्प्लीमेंट दी। और उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है कि जो बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, और जो अगस्त के बिल आए थे, और उसके बाद हमने लाख कोशिश की कि किसी तरीके की जो गवर्नमेंट है रिलीफ दे, लेकिन IMF वो नहीं माना। तो आपने वो बात की कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF हैं उन्होंने जो बयान दिया, तो मेरे ख्याल में वो पहले बयान सुन ले। जी अगेन मेरे ख्याल में बड़ा कंसिस्टेंट पोजीशन है IMF की, और काश ऐसा होता कि हम अमीरों पर टैक्स लगा सकते, आगे चल के बात भी करेंगे, ब्रेक के बाद तो फिर हमारे तमाम मसाइल हल ही हो जाते। नहीं, वो ये देखिए, प्रॉब्लम ये है, बल्कि एक चीज़, आज मेरी एक मुलाकात हुई एक UK के इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान आए हुए हैं उनके साथ, और उनका कल एक लेक्चर भी है, एक उनकी स्पीच है एक पब्लिक फोरम पे। तो उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में एक एलीट बार्गेन है, एक एलीट कैप्चर का लफ्ज़ उन्होंने डेलिबरेटली इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने 6 बड़े ग्रुप्स जो है उन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को और अहम तरीन पोजीशंस को कैप्चर किया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा जी कि लीडिंग पॉलिटिकल क्लास, लीडिंग बिजनेस क्लास, लीडिंग पीपल ऑफ द मिलिट्री, लीडिंग जो है सिविल सोसाइटी पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट। तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने एलीट इनके जो है बार्गेन करते हैं, और इनका जो एंड गेम है वो जीरो सम है। ये जो स्टेट है उसको एज ए क्लाइंटिस्ट ये स्टेट लेते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि ये जो भी ऊपर आ जाए इनमें से, और जिसकी भी पावर हो, वो फिर तमाम वसाइल पे कब्जा करता है, और फिर जो विनर टेक्स ऑल। ये उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। अनलाइक अदर कंट्रीज यहाँ पे कोई ये शेयरिंग होती थी, नहीं, जो फिर ऊपर आ जाता है फिर वो वसाइल भी अपने तरीके से उसमें करता है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उनकी इस सारी डिस्कशन में वो ये थी कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो इन एलीट ग्रुप्स के हक में नहीं है। वो नहीं चाहते कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई
तो फिर उससे जो स्टेटस को है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो एलीट लोग हैं, जो ग्रुप्स है 6 पाकिस्तान की, जिसमें मीडिया भी उन्होंने उनको शामिल किया, क्योंकि मीडिया उनका जो नैरेटिव है उसको प्रोपेगेट करता है। तो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है तो ये सारा नेक्सस जो है वो टूट जाएगा। तो ये स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए जीरो सम गेम के ऊपर ये काम करें, बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये स्टेटस को जो है ना, मेरे ख्याल में ये फिर सस्टेनेबल नहीं है, जिस तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस का हमें सामना है। और इसी जो मिसाल है कि हम अगली स्टोरी की तरफ जो बढ़ रहे हैं कि जितना आप ये एलीट कैप्चर कह लें या जो मर्जी कह लें, अब ये जो अभी ये माली साल जारी है, 3 माह कंप्लीट नहीं हुए और ऑलरेडी जो आपकी खबर है कि जो आदाद शुमार है उसमें लगता है कि उसको अंडरस्टेट किया गया और दैट कुड बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम कि मसलन जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, ये जो कर्जों की हमने अदायगी करनी है, उसके हवाले से ज़ाहिर है कि पीडीएम की गवर्नमेंट बजट पेश करके गई थी, सही आदाद शुमार दे करके नहीं गई। तो इसका मतलब है कि IMF जब अगला रिव्यू आएगा तो देयर विल बी सीरियस प्रॉब्लम अनलेस कि हम उसको एड्रेस इसको फिक्स कर लें। देखिए, ये जो स्टोरी मेरी है ये बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा एक शॉकिंग उनके लिए डिस्क्लोजर था, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स ये चीज़ें इस तरीके से जो है वो आउट हो जाएंगी। नाज़रीन, जब ये बजट इस साल का बना तो उस वक्त भी हमने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि जो अखराजात हैं उनको अंडरस्टेट किया जा रहा है, रेवेन्यूज़ को सम हो। उस वक्त IMF इन्होंने पहले कम दिखाया, IMF ने उसको इंक्रीज करवाया, और बाकी पे जो नंबर्स थे उसके ऊपर हमने उस वक्त खबरें भी की थी कि वो डाउटफुल नंबर्स हैं। अब वही चीज़ें अब जब इंटरनल रिव्यूज़ हो रहे हैं वजारत ख़जाना में, तो ये चीज़ अब सामने आ गई है कि जो हुकूमत ने उस वक्त एक तखमीना लगाया था कि 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का गैर मुल्की ये कर्जा लेंगे, जिसमें तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो कर्ज था वो ये लेना चाह रहे हैं, अभी भी लेना चाह रहे हैं यूरो बॉन्ड्स के जरिए 1.5 अरब डॉलर, वो कि 4.5 अरब डॉलर फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के लोन्स हैं। तो इसको जब मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जब जून में इसको फाइनेंसिंग प्लान में शामिल करवाया गया तो उस वक्त की हुकूमत को एडवाइस किया गया था कि आप इन दोनों सोर्सेज के ऊपर बेट ना करें, कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो क्रेडिट रेटिंग है पाकिस्तान की वो बहुत लो है, आलमी मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इन दोनों जरियों से कर्जे हासिल करना। अब वो चीज़ सामने आ रही है। अब जो एक अपना वजारत ख़जाना का एक इंटरनल उनकी असेसमेंट है कि शायद 4.5 अरब डॉलर के ये कर्जे लेना मुश्किल हो सकता है। इस पर अभी कोई हतमी बात नहीं है। उनका ये ख्याल है कि जो ये सूरत हाल चल रही है इसमें ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब इसके ऊपर काम शुरू हो गया है कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस इसके हवाले से क्या है, जिसमें एक इनका ये अब इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो आलमी बैंक से और एशियाई तरक्याती बैंक से हुकूमत ने कर्जे लेने के जो प्लान्स हैं उसमें मजीद उनसे ज़्यादा कर्जे लिए जाएं, बट उसके लिए कुछ कामरान बुनियादी काम करने पड़ेंगे। वो कर्जे इतने आसान नहीं है मिलने। पाकिस्तान की ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी आप एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि जब इन्होंने अभी एक वर्ल्ड बैंक से एक लोन लेना था, तकरीबन 45 करोड़ डॉलर इन्होंने डिमांड किया पॉलिसी बजट सपोर्ट लोन, तो उन्होंने 45 करोड़ डॉलर का तो नहीं, उन्होंने 35 करोड़ डॉलर का इनको कहा कि हम आपको देंगे। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि हमारे जो इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो जो पाकिस्तान की ज़रूरत है 2.5 मंथ्स की जो इंपोर्ट्स की कम से कम बराबर होने चाहिए अगर अपने बजट सपोर्ट लोन वो वाला लेना है, IBRD वाला, तो वो उससे भी कम है। तो वहाँ से इनको मुश्किल आ रही है, उसकी वजह से फिर एक और अदारे से वो कर्जा लेने में मुश्किल आई। तो दिस इज़ अ वेरी टफ कॉल। अब हुकूमत के पास जो चॉइसेस बच रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीज़ें डीरेल हो जाएंगी। हो सकता है कि नवंबर तक ये चीज़ें किसी ना किसी तरीके से ओवरकम कर लें, बायलैटरल जो है लैंडिंग उसको बढ़ाकर और मल्टीलैटरल लैंडिंग को बढ़ाकर कुछ जो इनकी इंपोर्ट्स है उसको कम कर कर ये कुछ स्पेस वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो जो इनकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस का जो पैसा आता है उसके वो जो इस्तेमाल होता है अदायगी में, तो वहाँ पे कुछ सेविंग्स हो सकती हैं। तो दिस इज एन इमर्जिंग इशू। इसमें जो ज़ाहिर है कि आपने कहा कि ये वजारत ख़जाना की इंटरनल असेसमेंट है और आपने ज़ाहिर खबर ज़राए से दी है, लेकिन वजारत ख़जाना का इस पर रद्दअमल भी आया है और उसमें आपकी खबर के ऊपर उन्होंने, इफ़ आई एम करेक्ट, उन्होंने ये कहा है कि ये जो खबर की गई है ये एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज के बारे में। तो वो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है, ये आपकी जो इस तरह के जो इश्यूज हैं उसकी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बुना पर आपने ये स्टोरी की है। बड़ा अच्छा कमेंट है उनका, आई लाइक्ड इट। लेकिन उसके ऊपर जब उन्होंने वो एक रिबटल दिया जिसमें वो खबर के कंटेंट को चैलेंज नहीं कर रहे थे, वो मेरी ज़ात को चैलेंज कर रहे थे, तो फिर मैंने ट्वीट किया। मैंने ट्वीट ये किया कि मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था रिबटल इस चीज़ का होगा
कि वजारत ख़जाना मुझे बताएगी और आवाम को बताएगी कि $4.5 अरब का कोई शॉर्टफॉल नहीं है, उसका इंतज़ाम हमने कर लिया है। और दूसरा ये कि जो दूसरा आस्पेक्ट है ख़बर के अंदर कि 1000 अरब रुपए से जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी उसको अंडर स्टेट किया गया है। तो उनका नहीं, मैंने उसमें ये फिर कमेंट किया कि ये मुझे ये कम से कम बताएंगे कि नहीं 8300 अरब रुपए की अदायगियां नहीं हम करने जा रहे, सूद की मद में हम 7300 अरब रुपए की अदायगियां करने जा रहे हैं। देखिए कामरान, चीज़ बड़ी सिंपल सी है, आपने मैसेंजर के ऊपर अटैक करना है, आप कर लीजिए, आपका राइट है, मैं तो उस चीज़ को माइंड नहीं करता, आई नेवर माइंड दैट, ठीक है, हम अपना काम करेंगे। मुझे खुशी होती है अगर ये बताते कि ये तुम्हारी खबर गलत है, मतलब अगर उसमें कुछ सब्जेक्टिविटी उनकी अगर रिबटल में थी तो आई डोंट टेक इट सीरियसली। और वो मैंने उनको कम्युनिकेट भी कर दिया था कि आप जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करेंगे फिर वैसा ही रिस्पॉन्स आपको आगे से अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है, ये बजट तो ऑब्वियसली पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो पेश करके गई थी, इसहाक डार साहब, सो हु इज एट फॉल्ट अगर इसको अंडरस्टेट किया गया? ये पिछली हुकूमत का ये फॉल्ट है, जो एक चीज़ इनके क्रेडिट में जाती है, जिसको इन्होंने खाम का एक लड़ाई बना लिया इस खबर को, वो क्रेडिट इनको ये जाता है कि इन्होंने ये चीज़ पकड़ी है, ठीक है। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने ये चीज़ इंटरनली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये जो मौजूदा हमारे सर्कमस्टांसेस है उसमें ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो आप ऑल्टरनेट सोर्सेज को भी देखिए, अगर ये नहीं होता तो विच इज़ अ गुड थिंग, इसका मतलब है उन्होंने अपना काम किया है। दूसरा इस खबर के अंदर पॉइंट ये था कि जो इन्होंने कर्जों के ऊपर जो सूद है उसको अंडरस्टेट किया हुआ है, तो अगर हम बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट भी रखते हैं तो वहां से कोई 1000 अरब रुपए से ओवरशूट हो रहा है एक्सपेंस। बाकी जो इंप्लीकेशन है आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मिलिट्री का जो बजट है उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा फ्यूल कॉस्ट का होता है, तो जिस कॉस्ट के ऊपर उन्होंने बजट किया था फ्यूल, अब उससे कहीं ज्यादा आपका पर लीटर डीजल की और पेट्रोल की प्राइस है, तो उसकी वजह से भी आपका बजट आउट होगा और फैक्टर से भी बजट आउट होगा। अगर रेवेन्यूज के चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी बजट आउट होगा, तो सीरियस चैलेंजेस हैं। और जो हमारे इस वक्त खबर करने का जो मकसद भी था, वो मकसद बड़ा सिंपल था कि ये इंटरनल डिस्कशन में ये चीज़ पॉइंट आउट हुई, इसको अब फिक्स करने की जरूरत है। यू स्टिल हैव टाइम टिल नवंबर में IMF का रिव्यू होना है, होपफुली तब तक ये चीज़ें किसी न किसी तरीके से फिक्स करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे वर्ल्ड बैंक ने कुछ असेसमेंट की है रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमी, और आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो अच्छा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तजावीज़ भी दी है कि कैसे पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकता है। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत है उसके हवाले से जो लेटेस्ट असेसमेंट आई है, ऑब्वियसली बिल्कुल उन्होंने कंसर्न शो किया है पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन साथ तजावीज़ भी दी हैं। और शहबाज, इस रिपोर्ट के अंदर जो हैरान कुन नहीं भी है लेकिन अलार्मिंग ज़रूर है कि पिछले एक साल में अगर आप देखें आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में जो गुर्बत में या जो ख़ते गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग रहते हैं उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई तकरीबन 1,25,00,000 अफराद का इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल के अंदर। क्वाइट अलार्मिंग। ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है। जो आपके इसमें लोग जो थे गुर्बत की जो लकीर से नीचे रह रहे थे, जिसकी डिटर्मिनेशन ऐसे होती है कि अगर आपकी रोज़ाना की आमदन तकरीबन $4 $3.65 के बराबर है, जो आज के रेट पे रफली आपका कितना बनता है, कोई 1100 रुपए के करीब आपका बनता है। अगर आप 300 भी लगा लें 300 तो ठीक है, तो रफली कोई 1100 रुपए अगर आपकी यौमिया आमदन है तो, और उस फिर आप गरीब नहीं है, ये वो लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर ये लेवल 32.4% था महंगा गुर्बत का पिछले साल, माली साल 2021-22 के आखिर में, जो PTI का टाइम का भी ऑलमोस्ट आखिरी साल था, वो आखिरी 3 माह में तो ये लोग थे इक़्तिदार में। PDM के टाइम पे ये जो गुर्बत में इजाफा हुआ है वो 32.4% से बढ़ के 39.2%। तो रफली ये कोई जैसे आपने बोला 1.25 करोड़ मजीद जो लोग हैं वो ख़तः गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और उसकी जो वजूहात है वो सबके सामने है। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत लो है, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, फिर पिछले साल में जो फ्लड्स आए उसका एक इम्पैक्ट आया लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है वो है तकरीबन 40% रफली आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जो आबादी है वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। $3.5 या $4 की जो इनकम लेवल है, अगर नंबर्स में करें तो पाकिस्तान की अगर आबादी 24.5 करोड़ है तो 9.5 करोड़ लोग जो हैं
वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बड़ा ही एक अलार्मिंग नंबर है, और ये ऐसी इतने बड़ा ये आबादी का पोर्शन है। बहुत सारे ममालिक की ये कुल आबादी को मिला के भी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, बड़ी उनकी स्मॉल पॉपुलेशन है, तो उनके मुकाबले में तो ये इतने ज्यादा आपके लोग, और इनको फिर बिफोर से निकालना, तो दैट्स बिफोर यू मूव फर्दर, क्या इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के कोई इदारा ये रिसर्च करता है? क्या वो करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि वाकई आलमी बैंक ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा? क्योंकि इस हवाले से भी हम शायद हमारे इदारों के पास नंबर्स होते होंगे, लेकिन हम काम करते नहीं। पाकिस्तान में जो ऑफिशियल पॉवर्टी नंबर है किस साल का है? एनी आइडिया? इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ना, क्योंकि अगर लेटेस्ट कोई होता तो अभी 2018 का। तो ये हमारे इदारों के हालात है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जिनका ये बुनियादी काम है इस तरह के नंबर्स प्रोड्यूस करना। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर 2021 का है, गुर्बत का नंबर 2018 का है। बल्कि कल एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो पाकिस्तान के कौमी अदारे हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें जो नंबर शेयर किया लॉसेस का, वो 2020 का था। पाकिस्तान की इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और हमें बता रही हैं कि एसओई की एक पॉलिसी है, एक लॉ है, और हम ये करने जा रहे हैं। और नंबर कौन सा उन्होंने इस्तेमाल किया? 2020 का के 500 अरब रुपए के लॉसेस। और अभी इन 3 सालों में जो तबाही मची है, अगर आप उसका मतलब 2020 में जो पीआईए के लॉसेस थे तकरीबन 36 अरब रुपए थे। अभी दिसंबर 2022 में जो साल खत्म हुआ है वो 85 से 86 अरब रुपए के लॉसेस हो गए, 3 गुना बढ़ गए हैं। तो ये 500 अरब जो 2020 का हमें नहीं पता आज 1000 अरब है, 1500 अरब है। बहरहाल नाज़रीन, आज वर्ल्ड बैंक के साथ भी एक मुलाकात हुई हमारी, और उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कुछ पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी नोट्स उन्होंने तैयार किए हैं। उन्होंने 5 बड़े एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं और उसके हवाले से उन्होंने सिफारिशात दी हैं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर इन एरियाज में काम करने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको उन्होंने डीपली कंसर्न का लफ्ज इस्तेमाल किया। उनको उसके ऊपर काफ़ी तशवीश है वर्ल्ड बैंक को, जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है। जो एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर इमीडिएट एक्शन बाय द गवर्नमेंट, और ये जो पेपर्स हैं उन्होंने अगली गवर्नमेंट के लिए ये उन्होंने प्रपोज किया कि ये मेजर्स जो है अगली हुकूमत ले, चूंकि अब इलेक्शन की एक डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, एंड ऑफ जनवरी की बात हो रही है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे जो बजट के इश्यूज है, अनसस्टेनेबल जो हमारा बजट है, इसको टारगेट उन्होंने किया है। तीसरा, जो प्राइवेट सेक्टर की जो उसके अंदर जो हुकूमत की इंटरवेंशन है उसको टारगेट किया है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, और लास्टली एनर्जी सेक्टर। कुछ उनकी जो बड़ी तजावीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने टैक्स महसूलात में इजाफे की बात की है वर्ल्ड बैंक ने। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है टैक्स इकट्ठा करने का, उसकी इकॉनमी के तकरीबन 22% के बराबर है, और इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करता है वो सिर्फ 10% है। तो एक अच्छा खासा टैक्स गैप है। और उन्होंने जब तजावीज़ दी उसमें कहा कि फौरी तौर पर 5% टैक्स टू जीडीपी की रेशो में इजाफा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो टैक्स मराद दी हुई है, टैक्सों में जो छूट दी हुई है, उन्होंने कहा इसको वापस ले लें तो तकरीबन 2% ऑफ द जीडीपी, जो आज के जीडीपी के साइज के जो प्रोजेक्टेड है वो 2000 अरब रुपया बनता है। उन्होंने अगर आप ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो मजीद आपको 1% ऑफ द जीडीपी आपको एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। और जो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एरिया लैंड का, प्रॉपर्टी का, अर्बन प्रॉपर्टी जो है, उसके ऊपर अगर मजीद टैक्सेस लगाए जाए तो पाकिस्तान को मजीद 2% ऑफ द जीडीपी मिलेगा, अनदर 2000 बिलियन रुपीस। ये उनकी रेवेन्यूज वाली साइड के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन है। बट यहाँ पे बात सिर्फ खत्म नहीं होती। उनकी जो रिकमेंडेशन है उसमें ये भी है कि जो सैलरीड क्लास है, हालांकि हुकूमत ने इतना बोझ डाला सैलरीड क्लास के ऊपर, इसके बावजूद अभी भी वर्ल्ड बैंक का ये ख्याल है कि यहाँ से मजीद पैसा निचोड़ा जा सकता है सैलरीड क्लास से, जो पहले ही पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों से ज्यादा टैक्स देती है। तो सैलरीड क्लास से उनके हवाले से उनकी तजवीज़ ये है कि जो अलाउंसेज मिलते हैं सैलरीड क्लास को टैक्स फ्री, उनको टैक्स कर दिया जाए। और जो मैक्सिमम स्लैब है इनकम टैक्स के 35% रेट की, उसका जो इनकम लेवल मंथली अभी 5 लाख रुपया किया हुकूमत ने, इसको मजीद कम करने की जरूरत है। अभी 5 लाख से ज्यादा आपकी आमदन है तो 35% टैक्स। वर्ल्ड बैंक इसी पे भी खुश नहीं होकर इसको और कम करें। ज़राअत के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि ज़राअत में 12.5 एकड़ अगर किसी की जमीन है उसके ऊपर 0 टैक्स है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े मुज़हका किस्म के रेट्स हैं। अगर 26 आपका 12.5 से ऊपर अगर आपकी जमीन है 25 एकड़ तक तो सिर्फ 100 रुपया फी एकड़ आपको साल का टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपकी 26 एकड़ से 50 एकड़ तक है तो सिर्फ 250 रुपए फी एकड़। और अगर 50 एकड़ से भी ज्यादा आपकी जमीन है तो 300 एकड़ फी आपको जो एकड़ है वो टैक्स देना पड़ता है। कामरान, अर्बन प्रॉपर्टी के हवाले से उनकी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में 3 किस्म के रेट्स हैं।
जो मुख्तलिफ उसकी टैक्स पर्पसेस के लिए वैल्यूएशन के लिए चार्ज होते हैं, एक जो एक्चुअल प्रॉपर्टी का रेट है, एक जो सूबे ने एक रेट खाम खा का डिटर्मन के जो आर्टिफिशियल है उसके ऊपर वो सूबाई टैक्स लेते हैं, एफबीआर ने अपने वैल्यूएशन रेट्स रखे हैं उसके ऊपर वो अपना टैक्स लेते हैं। उनके इन रेट्स को अगर आप रैशनलाइज कर दें अलॉन्ग विद रिक्लासिफिकेशन ऑफ दी लैंड्स, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बड़ा एक रेवेन्यू हासिल हो सकता है। हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये देखने वाली इसके बात है। अंदर आई थिंक बाकी इनकी तजावीज़ बिल्कुल आई थिंक बड़ी मुनासिब हैं और रियलिस्टिक हैं, सिवाय इसके कि ये जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद बोझ डालने की बात करें। ऑलरेडी बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक तो डीवैल्यूएशन की वजह से लोगों की जो तनख्वाहें हैं उसमें तो चलें सरकारी जो मुलाजमीन है फिर उनको किसी न किसी तरह से कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर है बिजनेस उस तरह से चल नहीं रहा, तो ये उनकी तजवीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरा जो आई थिंक इसमें एक इंपॉर्टेंट आई थिंक सिल्वर लाइनिंग भी है, और अगर वाकई हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का ही मामला अगर हमारे यहाँ बेहतर हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाए। मसलन वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है टैक्स कलेक्शन की वो 22% अगर कंपेयर करें जीडीपी की, और इस वक्त कोई लगभग 10% के अराउंड है, तो इसका मतलब है कि 100% से भी ज्यादा हम करंट जो है हम उससे टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आप 100% ना भी कहें, अगले 2-3 सालों के अंदर 50% भी इसमें इंक्रीज कर लें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 80% प्रॉब्लम्स तो हल हो जाएंगे। इमीडिएटली जो उन्होंने 5% ऑफ जीडीपी की बात की ना, वो 50% ही बन जाता है। तो इस वक्त आपकी जो जीडीपी का साइज है 1000 अरब का, आपका 1% बनता है। आज आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो 7200 अरब है रफली, और जो टारगेट है वो 9400 अरब का है। तो ये 9400 अरब का जो टारगेट है जो साल कलेक्ट करने जा रहे हैं, पहले 2 माह में तो उनकी कलेक्शन ठीक रही है, उसके अंदर आप और 5000 अरब ऐड कर दें, आपके आधे मसले पाकिस्तान के हल हो जाए। लेकिन वो मसले तब ही हल होंगे ना कि आपने जो यूके के इकोनॉमिस्ट की बात की है कि जो एलीट कैप्चर है, तो ये उनके इंटरेस्ट या मफाद में नहीं है अगर वाकई इन सेक्टर्स को एग्रीकल्चर थोड़ा सा कुछ उन्होंने अखराजात को काबू करने की भी बात की, रफली तकरीबन 3% जीडीपी के बराबर के आप अपने अखराजात पे काबू पाइए। उसमें जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि जो बिजली के ऊपर सब्सिडीज है वो खत्म की जाए, कमोडिटीज के ऊपर उनकी जो सब्सिडीज हैं वो खत्म की जाए। कुछ उनकी रियली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसको हुकूमत को फौरी मान लेना चाहिए। इस पर हम पहले एक दफा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है जिसके बनाने का कोई, रखने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि आईनी तौर पर ये मामला सूबों ने चलाने हैं। उनका अगर ये मिनिस्ट्रीज आप डिवॉल्व कर दें, खत्म कर दें, 328 अरब रुपए की बचत है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसको खत्म कर दें, अदर 70 अरब रुपए आपको बचेगा। अगर वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, क्योंकि आबादी तो सूबों में रहती है ज्यादा, वफाकी आबादी तो शायद 30 लाख भी नहीं है, तो उनका ये भी अगर आप इसका जो ये जो BISP इसको डिवॉल्व कर दें सूबों को, तो एक और आपको कोई 217 अरब रुपए की कॉस्ट शेयरिंग की बेसिस पे आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। तो ओवरऑल उनकी रिकमेंडेशंस अच्छी हैं, बट जो कंसर्न्स उनके हैं वो ये हैं कि रिवर्सल्स होते हैं। कभी आप कोई पॉलिसी एक्शन ले लेते हैं, कभी उससे आप वापस हो जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसीज ऑफ द पॉलिसीज की बात की है, और बाकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की है, एनर्जी रिफॉर्म्स की बात की है। और एक बात आज वर्ल्ड बैंक ने मानी है जिसपे मुझे खुद सुनकर यह खुशी हुई जब उनके कंट्री डायरेक्टर ये बात कर रहे थे कि जो पावर प्राइसेस हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, वो पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब इस मसले का हल ये नहीं है कि कीमतें बढ़ाई जाएं, अब आप जाइए दूसरी तरफ, आप इस्लाहात करें, नुकसानात पे जो काबू पाए, बोर्ड्स को एफिशिएंट लगाएं ताकि वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट आ सके। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान का कौन सा आला सतही वफ्द जो है कल उसने अफगानिस्तान का हंगामी दौरा किया। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये खबरें तो आप यकीनी तौर पर देख ही रहे होंगे कि इस वक्त भारत और कनाडा के दरमियान अनएक्सपेक्टेडली इस वक्त सिफारती जंग जो है वो जारी है। और उसका आगाज कब हुआ, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बहुत बड़ा आप कह लें कि बॉम्ब शेल था, ये इल्ज़ाम लगाया भारत की खुफिया एजेंसियों के ऊपर कि इस साल जून में जो एक सिख एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निजर, जो कनाडा के शहरी थे, जिनको समझा जाता है कि वो खालिस्तान की जो तहरीक है भारत के अंदर जो जारी है उसकी हिमायत करते रहे हैं, उनका कत्ल हुआ था। और अब कनाडा की हुकूमत और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो ये समझती हैं कि उनके पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं वो मुलव्विस हैं। और उसके बाद जो पहला एक्शन हमने देखा कि जो रॉ के स्टेशन चीफ थे कनाडा के अंदर, उनको
मुल्क बदर करने का हुक्म दिया गया। उसके जवाब में भारत ने भी यही किया कि उनके जो एक स्टेशन चीफ थे कनाडा के भारत के अंदर, उनको मुल्क बदर कर दिया। और इम्पोर्टेंटली शहबाज इसको भारत की तरफ से जिस तरीके का रद्द अमल सामने आया, मसलन उन्होंने ना सिर्फ जो कनाडा के स्टेशन चीफ थे भारत के अंदर उनको मुल्क बदर किया, बल्कि ये बात हो रही है कि कनाडा का जो इस वक्त सिफारती जो अमला है भारत के अंदर, वो क्योंकि रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, कनाडा में जो भारतीय मिशन है वो उसकी तादाद कम है, कनाडा में बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी एट पार लाने के लिए उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने कनाडा में जो वीज़ा सर्विस है वो उन्होंने भारत ने भी मुअत्तल कर दी है। तो जो एस्केलेशन है, भारत बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि जो मगरब है या बाकी जो कमेंटेटर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो कनाडा है वो नेटो का मेंबर भी है, वो उस 5 मुल्की अलायंस का हिस्सा है जिसे 5 आइज कहते हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और भारत जो है इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखिए, भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक मसल है, वो खेल सकता है। ये अगर आपको याद हो कि जो G20 का समिट हुआ था भारत में, उस पे जो खबरें वहाँ से आई थी उसमें यह था कि कनाडा को कोल्ड शोल्डर दिया गया और बहुत सारी जो वहाँ पे साइडलाइंस के ऊपर डेवलपमेंट हुई उसमें कनाडा को शामिल नहीं किया गया, उनके प्राइम मिनिस्टर को। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उस वक्त ये चीज़ें इंटरनली डिस्कस हो रही थी और चल रही थी, उस वक्त यही इशू था, चल रही थी, और उसकी वजह से फिर वो इनके वो सदमुहर एक दूसरे को दिखाई गई। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो अमेरिकन भी उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और वो भी इससे कोई एक्सेप्शन ले रहे हैं, ये जो सारी कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से एलिजिडली। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात है उसके ऊपर भी आएगा, ये मामला नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो? देखिए, खबरें जो मुख्तलिफ आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है कि शायद अमेरिका के लिए एक बहुत डायलेमा है, क्योंकि वो कनाडा को, उनके नेटो के इत्तेहादी भी हैं, उनको अपना छोटा भाई समझते हैं, ठीक है, और भारत उनको चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, और उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात उनके बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत टेस्ट केस है। तो इसलिए ये खबरें भी आती रही कि शायद जो अमेरिका है उस तरीके से कनाडा का उसने साथ नहीं दिया। लेकिन कल जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सालिवन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की कि इस वाक़े की वजह से कनाडा और अमेरिका के दरमियान कोई शायद इख्तलाफात हैं। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त राब्ते में हैं जो कनाडा के हुकाम है, और इवन भारतीय जो हुकूमत है उनके साथ भी राब्ते में है। और जो इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो जिसको बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है कि बड़ा क्लियर मैसेज जो अमेरिका की तरफ से आया है, और जेक सैलिवन ने ये कहा है, देयर इज नॉट सम स्पेशल एग्जेम्पशन यू गेट फॉर एक्शन लाइक दिस, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल स्टैंड बाय एंड डिफेंड आवर बेसिक प्रिंसिपल। मतलब कि भारत अगर अमेरिका का इत्तेहादी है और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को उसकी ज़रूरत है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि अगर वो कनाडा में आके उनके जो भी जासूस हैं एक कनाडी शहरी को मारेंगे और उस पर अमेरिका जो है वो खामोश रहेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो कमेंटेटर्स भी हैं अमेरिका में भी और अदरवाइज भी, उनका ख्याल है कि शायद उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस ना हो भारत के लिए। वजह बेशक आप कनाडा कह लें या बाकी जो मगरबी इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं कि वो कोल्ड वॉर के इत्तेहादी हैं। इस वक्त अमेरिका को अगर किसी की ज़रूरत है चीन को काउंटर करने के लिए तो वो भारत है, और भारत शायद उसी का एडवांटेज भी ले रहा है। और ये शायद कामरान है डेवलप कंट्रीज में, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगहों पे। इस किस्म के जो एक्ट होते हैं टेररिज्म के या दूसरे, जैसे अगर यूके में होता है, यूके टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू सच इवेंट्स, इवन कनाडा हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू सच थिंग्स। बावजूद इनके जो सिक्योरिटी के अलाइंसेज हैं, इनके इकोनॉमिक अलाइंसेज हैं, इस किस्म की चीज़ अगर किसी एक डेवलप कंट्री में इनकरेज इन्होंने की या उसके ऊपर इन्होंने उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया, तो ये इसका जो सिलसिला है वो दूसरे ममालिक तक भी, और खास करके जो सिख जो कम्युनिटी, उनकी कंसंट्रेशन कनाडा में सबसे ज्यादा, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट कैबिनेट पोजीशन नहीं है, एंड यूके एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो अगला ये वो भी शिकार हो सकते हैं। और जाते जाते ये एक चीज़ ज़रूर है कि भारत के अंदर भी ये वो कह रहे हैं कि जी कहाँ के एविडेंस हैं। तो जो कनाडा का मीडिया है CBC, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि कनाडा के पास बहुत ह्यूमन और जो अदरवाइज सिग्नल्स के जरिए जो कम्युनिकेशन है जो भी है वो एविडेंस मौजूद है, जिसमें बराह रास्त जो भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और इवन के जो डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं कनाडा में,
उनकी इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस मौजूद है। और ना सिर्फ ये जो इंटेलिजेंस है ये कनाडा ने नहीं इकट्ठी की, बल्कि एक अहम जो 5 एलाइज 5 आईज की मैंने जो बात की, एक अहम मुल्क ने भी वो इंटेलिजेंस शेयर की है। और इस हवाले से जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने कम से कम 2 दफा दौरा किया भारत का। एक दफा अगस्त के वस्त में 5 दिन वो यहाँ पर कन्फ्रंट किया भारत के जो इदारे हैं, उनको एविडेंस दिखाया और भारत ने इनकार नहीं किया। और उसके बाद फिर इसी माह अगेन एक दौरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भारत बावजूद इसके कि प्राइवेटली डिनाई नहीं किया इन इल्जामात को, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए वो तैयार नहीं है कनाडा के साथ, जिसकी वजह से फिर मजबूर हुए कनाडा के वज़ीर आज़म पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देने के लिए कि यस हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो मुलव्विस हैं, जो सिख एक्टिविस्ट हैं उनको कत्ल करने के हवाले से। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।